हिंद महासागर का अनोखा देश मॉरिशस, जहां अलग अलग कार्य क्षेत्र में विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। आम जीवन में क्रियोल भाषा का प्रयोग होता है और कई जगहों पर भोजपुरी भाषा में भी बातचीत होती है। अच्छा दिन से नहीं भेटे एलिसा। हाँ गे हम तो घरे आए। और इन सब में हिंदी भाषा का अपना अहम स्थान है, चाहे औपचारिक रूप से या फिर अनौपचारिक रूप से। और हम चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहें और बड़े प्यार से हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। चलो भाई, दिन के 10:38 हो गए। मॉरिशस में हिंदी भाषा का उद्गम भारतीय मजदूरों के साथ हुआ और उनके परिश्रम साहित्य के प्रसंग बने। कुछ लोग सांस्कृतिक दृष्टि से किसी भाषा को बहुत पसंद करते होंगे, कुछ लोग व्यावहारिक दृष्टि से किसी भाषा को पसंद करते होंगे, लेकिन हिंदी के साथ ये है कि आप एक बार इसको पसंद करने लगे या फिर आप इसमें बात करने लगे तो आप अपनी भावनाओं को बहुत ही मीठे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हम भाषा की उस परिभाषा के आधार पर बात करें कि हिंदी भाषा अनेक बोलियों का एक समूह है, तो मॉरिशस में जो पूर्वज अपना लोकगीत, अपने चुटकुले, अपनी दादी नानी की कहानियाँ, अपना रामायण, अपना हनुमान चालीसा, जो भी कुछ लेकर आए, हिंदी साहित्य, खड़ी बोली हिंदी का साहित्य नहीं, लेकिन हिंदी साहित्य मॉरिशस में हमारे पूर्वजों के साथ आया था और हिंदी भाषा भी अपने बोलियों के माध्यम से मॉरिशस में आई है। इस बीच हिंदी आंदोलन जोर पकड़ने लगा था, साहित्य की रचना होने लगी थी, पढ़ाई सढ़ाई शुरू हो गई थी और सब कुछ दिल, मोहब्बत और श्रद्धा से होता था। किसी भाषा विशेष के प्रचार और प्रसार के लिए उसका साहित्य सहायक सिद्ध होता है। साहित्य जो लोगों के हित के लिए बनाया गया है। मॉरिशस में हिंदी साहित्य की शुरुआत एक बहुत ही नाजुक मोड़ से हुई, जहां जागरण साहित्य के मुख्य विषय हुआ करता था और हिंदी भाषा साहित्यकारों का रथ तथा कलम उनका हथियार। आइए मॉरिशसीय हिंदी साहित्य के अरण्य में प्रवेश करते हैं। शुरुआत करते हैं शुरुआत से। इस अरण्य के हर एक वृक्ष पर लगे हैं शब्दों के फल, कुछ मीठे, कुछ खट्टे, कुछ कड़वे से फल। स्वाद चखलो लेकर डाली डाली की सहायता। आभार है इस साहित्य और इसकी रचना करने वाले साहित्यकार का। हिंदी भाषा एक जीवन धारा है, एक संस्कृति है। इसके साथ जुड़ने के लिए मन में अपनत्व, प्रेम भाव तथा रस से भरा रहना चाहिए। हिंदी की जड़ संस्कृत भाषा से मानी जाती है और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, क्षेत्रीय से गुजरकर खड़ी बोली हिंदी तक आई। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटकर देखेंगे तो ज्ञात होता है कि हिंदी शब्द मूलतः सिंधी शब्द से उत्पन्न हुआ, जो एक फारसी शब्द है। चूंकि फारसी में स को ह बोलते हैं तो धीरे धीरे करके सिंधी शब्द हिंदी बन गया है। लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो यह आर्य भाषाओं का में से एक भाषा है। तो आर्य भाषाओं में जब हम आरंभ करते हैं, सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, जिसको हम लगभग, अगर हम इतिहास को देखें तो लगभग 800 ईसा पूर्व, मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट, 800 के लगभग इसका प्रयोग वैदिक काल में शुरू हुआ। और ये हम अभी बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा की। फिर संस्कृत भाषा से धीरे धीरे एक लौकिक संस्कृत भाषा का प्रचलन हुआ,
इस लौकिक से फिर धीरे धीरे गुप्त काल से बहुत पहले, फिर जब बाद में धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया तो पाली भाषा का आविर्भाव हुआ। पाली भाषा जिसको गौतम बुद्ध ने बहुत ही विस्तृत रूप से प्रयोग में लाया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पाली से प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि एक ईसा पूर्व के आसपास फिर धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा का आविर्भाव हुआ और अपभ्रंश से क्षेत्रीय भाषाएं पनपी। फिर उन क्षेत्रीय भाषाओं में से फिर अपभ्रंश से हिंदी भाषा धीरे धीरे आगे बढ़ी। और हिंदी भाषा को अगर हम हिंदी साहित्य में देखें तो खड़ी बोली से ही जो वर्तमान हिंदी भाषा है उसका विकास होता है। हिंदी भाषा की शुरुआत अवश्य भारत में हुई, लेकिन आज हिंदी अन्य देशों की भी भाषा बन गई है। इस भाषा के साहित्य, संस्कृति तथा संस्कार कई लोगों ने अपनाए। आज हिंदी एक भारतीय भाषा के साथ साथ एक वैश्विक भाषा का रूप ले लिया है। देखिए, अगर हम वर्ल्ड डेटाबेस को देखें जहाँ पर लैंग्वेजेस को परखा जाता है, उसके लिए सर्वेक्षण होते हैं, उस स्तर पर हिंदी को तृतीय सबसे बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है। यह इसके पीछे कारण आप मुझे लगता है आप जानते भी हैं कि जितनी संख्या, जितनी जनता वो बोलती हैं, तो उस जनता के हिसाब से इसका आंकन होता है, मतलब इसको आंकते हैं कि सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। लेकिन हिंदी भाषा मूलतः अगर आप मानक हिंदी को लें, फिर आज की जो हिंदी है, इंग्लिश है, उस पर अनेक क्षेत्रीय प्रभाव है। आप फिजी हिंदी को देख लें, अन्य देशों में पाश्चात्य हिंदी, इंडो ईरानियन हिंदी को देखें तो अलग अलग प्रकार की हिंदी है, लेकिन मूलतः विश्व स्तर पर यह अब तक तृतीय सबसे बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है। हिंदी विश्व में एक ऐसी भाषा है जिसकी ताकत अपने आप में स्थापित है। 1 अरब लोगों की संख्या, चाहे आप उसको एक बाजार के रूप में देखें, चाहे आप उसको एक पॉलिटिकल शक्ति के रूप में देखें, चाहे आप उसको किसी भी रूप में देखें, 1 अरब लोगों को आप एक साथ खड़ा करेंगे तो एक ताकत बन जाती है। तो हिंदी की एक मान्यता तो उसकी संख्यात्मक दृष्टि से स्वाभाविक रूप से है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज ये सर्वज्ञात है, भारत एक राजनीतिक शक्ति, एक कूटनीतिक शक्ति के रूप में, एक डिप्लोमेटिक फोर्स के रूप में विश्व में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री, और भारत की अपनी शक्ति भी है, जिसको भारत बहुत ही प्रेम से सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहता है, जो कि उसके दर्शन को एक तरह से दर्शाता है कि हम जो भी करते हैं प्यार से करते हैं। हिंदी भाषा भी उसी प्रेम के साथ, उसी सॉफ्टनेस के साथ, उसी कोमलता के साथ विश्व भर में फैली है। तो भारत की डिप्लोमेसी है, भारत की अपनी ताकत है, भारतीय अर्थतंत्र की ताकत है, और हिंदी भाषा की संख्या की बात है। इन सब के कारण विश्व में आज हिंदी, जैसे बोलते हैं, इज ए फोर्स टू रिकॉन विद। आप चाहें न चाहें, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर 7 में से 1 विश्व नागरिक तो बोलता ही था। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना,
मनुष्य की जीवन शैली परंपराओं से जुड़ी हुई है। हर एक परंपरा एक संस्कृति को दर्शाती है और यही संस्कृति उस प्रांत विशेष की भाषा के साथ जुड़कर वहां का साहित्य बन जाती है। साहित्य, जिसे अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं, अनेक रूपों में अपने आप को ढालकर वह अपने साधकों का हित करता है, जैसे लोक साहित्य, काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, वृतांत इत्यादि। साहित्य की परिभाषा भी अपने रूपों की तरह व्यापक और समृद्ध है। साहित्य का अर्थ ही होता है जिससे सबका हित हो। साहित्य, जिससे सबका हित हो, वो साहित्य। तो भारतीय संदर्भ में, हिंदी, संस्कृत आदि के संदर्भ में, जिसे हम लोग क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, जिसे हम लोग सृजनात्मक लेखन कहते हैं, वो कभी भी केवल शब्दों का सुंदर प्रयोग नहीं रहा। भारतीय संदर्भ में, हिंदी के संदर्भ में साहित्य का मतलब रहा वो लेखन जिससे सबका हित हो सके, जिसमें सबका हित समाहित हो। अब इस सबके हित को हम लोग बहुत रूपों में देख सकते हैं। इसमें भी लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन हित आवश्यक है। तो उदाहरण स्वरूप अगर आप कहें कि मैं कुछ लिखूं जिससे आपको सूचना मिले, तो उससे आपका हित है, तो वो साहित्य है। मैं एक डायरी लिख सकता हूं, मैं एक रिपोर्टाज लिख सकता हूं, मैं एक यात्रा वृत्तांत, एक ट्रैवलोग लिख सकता हूं। आजकल तो नई पीढ़ी ट्रैवल व्लॉग्स बना रहे हैं, यूट्यूब पर ट्रैवल व्लॉग्स बन रहे हैं। ब्लॉग और वीडियो और ब्लॉग का मिला जुला स्वरूप। ओके, तो वो उससे आपको सूचना मिल रही है, वो साहित्य है। आप कभी गए नहीं उस जगह, मैंने उस जगह को देखा, एक रिकॉर्डिंग की और आपके सामने वो प्रस्तुत किया, तो वो भी साहित्य है। मैंने कुछ लिखा जिससे आपके अंदर एक भावना जागृत हो। आप इंसान है, आपके जीवन का उद्देश्य, आपके अंदर प्रकृति ने जितनी भावनाएं उत्पन्न की है, उन सभी को जीना है। आप उनका अनुभव करें, इससे आज ए ह्यूमन बीइंग आप एक कंप्लीटनेस, एक संपूर्णता का अनुभव करते हैं। तो मैं कुछ लिखूं जिससे आपके अंदर कोई भावना जागृत हो, उससे आपका हित हो रहा है, वो साहित्य है। मैंने कुछ लिखा जिससे उनके खिलाफ हो रहे एक अन्याय के प्रति आप सचेत हो जाएं, उनका भी हित हो रहा है और चेतना जागृत होने से आपका हित हो रहा है, ये भी साहित्य। मैंने कुछ भी लिखा जिससे कुछ भी प्रेषित हो रहा है लोगों तक, लोग सीखें प्रकृति की रक्षा, लोग सीखें पशु पक्षी से प्यार, लोग सीखें बच्चे को कैसे, भगवान को, ईश्वर को, जो भी है, जो भी लिखा गया है जिससे हित हो पाए सबका, वो संभवतः जिस चीज़ से मेरा हित हो उससे आपका ना हो, लेकिन कुल मिलाकर जिससे हित हो लोगों का, उसको साहित्य कहा गया है हमारे यहाँ। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है, जहाँ पे सृजनात्मक लेखन को, क्रिएटिव राइटिंग को सबसे पहले तो केवल व्यक्तिगत एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी तक नहीं रखा गया है, उसको व्यक्तिगत सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति तक नहीं रखा गया है, उसको एक उद्देश्य दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ जब साहित्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं, इस साहित्य का उद्देश्य क्या है, इसका काव्य हेतु क्या है, इसका काव्य लक्षण क्या है, इस प्रकार की चीज़ों पर हम लोग विचार करते हैं, इस साहित्य का उद्देश्य क्या है। अब इस प्रकार से जब भारत में साहित्य की उपज हुई है, तो हम देखते हैं कि वो भी साहित्य है जो धार्मिक किताबें लिखी गई है, रामचरितमानस भी साहित्य है, और जो लोक में लोगों को एड्स के प्रति सचेत कराने के लिए नुक्कड़ पर नाटक खेले जा रहे हैं, वो भी साहित्य हो गया। जो आप किताब में लिख रहे हैं वो भी साहित्य हो गया, और जो वो एक पोएट्री कैफे में खड़ा होकर एक कविता बोल रहा है, एक ऑडियंस के सामने स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, वो भी साहित्य हो गया। आजकल विश्व भर में, पश्चिम में ये काफ़ी पहले से शुरू हुआ है, लेकिन विश्व भर में ये बात चल रहा है कि क्या लिटरेचर, साहित्य, लिखित साहित्य को सिर्फ लिखित तक सीमित माना जाए? क्या अगर मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ तो उसमें शब्द नहीं है? क्या मैं एक पेंटिंग तक कर रहा हूँ तो उसमें अभिव्यक्ति नहीं है? कुछ लोग तो पूछते हैं कि क्या शब्द नहीं है, कुछ लोग यहाँ तक पूछते हैं कि क्या इसमें अभिव्यक्ति नहीं है, और कुछ लोगों को लगता है हर प्रकार का क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कोई भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति असल में साहित्य है। धीरे धीरे मुझे लगता है सोशल मीडिया के आने से, अलग अलग टेक्नोलॉजी के आने से, जहाँ पे अब
मैं बिना कलम धरे साहित्यकार हो सकता हूँ। एक कबीर बाबा थे जिनके बारे में कहा था, कलम गहियो नहीं हाथ। भौगोलिक दृष्टि से मॉरिशस द्वीप दक्षिणी गोलार्ध के हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के निकट 190 दक्षिणी अक्षांश पर 58 और 59 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित छोटा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कुल 720 वर्ग मील है। इसके पश्चिम में 500 मील की दूरी पर मेडागास्कर द्वीप और 1250 मील पर अफ्रीका का पूर्वी समुद्र तट है। मॉरिशस टापू लगभग 40 मील लंबा और 30 मील चौड़ा है, जिसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यूरोपियों ने इसे हिंद महासागर का तारा तथा कुंजी नाम दिया गया है, द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। मॉरिशस को हिंद महासागर का तारा बनाने के पीछे श्रम, विश्वास, बलिदान, त्याग और श्रद्धा भारतीय मजदूरों के थे। मॉरिशस के इतिहास ने अवश्य ही इन बातों को स्वीकारा है कि 1834 से मॉरिशस के गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारतीय मजदूरों को लाने लगे, लेकिन समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाए तो मालूम होता है कि 1810 में मॉरिशस के दक्षिण प्रांत ग्रांपोर में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच की समुद्री युद्ध में अंग्रेजों की सेना में 8,740 भारतीय सिपाही थे। हालांकि उस समय साहित्य शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसकी तैयारी जरूर शुरू हो गई थी। मॉरिशस में हमारे पूर्वज और उनकी सांस्कृतिक विरासत नामक पुस्तक में डॉक्टर लालदेव अंचाराज ने कहा, इन दिनों मॉरिशस में कुल 75,000 लोग रह रहे थे, जिनमें मलागासी और अफ्रीकी गुलामों की संख्या बहुत थोड़ी थी। धीरे धीरे गुलामों की संख्या 1835 में 73,000 तक बढ़ गई। सन 1736 में पौंडीचेरी भारत से 40 मजदूर मॉरिशस में लाए गए थे। उन्होंने यहाँ खेती का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने मॉरिशस में पोर्ट लुइस में बंदरगाह का निर्माण किया। इस तरह से इतिहास ने साफ कहा है कि मॉरिशसीय हिंदी साहित्य का आरंभ भारतीय मजदूरों के श्रम से हुआ। एक तो 1715 में फ्रांसीसियों ने देश लिया और वो लोग पौंडीचेरी और दक्षिण भारत मतलब मद्रास से कारीगर ले आए थे। पत्थर तराशते थे, सड़कें बनाते थे, गिरजाघर बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे, मोन्यूमेंट्स बनाते थे। और दूसरा 1810 में जब मोताइलोंग के युद्ध में
अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया तो उस जहाज में जो कपमालरे में उतरा था, उस जहाज में पानी भारत का था, खाना भारत का था, पैसा भारत का था, सैनिक भारत की थी, अंग्रेजों का कुछ नहीं था। तो उस युद्ध के बाद वो सिपोही बोलते थे उसको, आपके यहाँ जो वाली डिप्रेट में जो सिपाही बुइले है उन्हीं के नाम पर है। बाद में तीसरा खेप जो भारतीयों का है मॉरिशस में 1934 से आना शुरू किया, क्योंकि 1934 में 35 में गुलामी खत्म कर दी गई थी, क्योंकि फ्रांसीसी लोगों ने भारत के कई क्षेत्रों पर राज किया और उस समय ब्रिटिश का राज था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। उन लोगों ने जाना था कि भारतीय कितने शक्तिशाली होते हैं, सहिष्णु होते हैं, मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं, तो इसलिए वहाँ से सस्ती मजदूरी मंगाई गई। 90 सालों में यहाँ पर भारतीय मूल के 450,000 लोग यहाँ पर आए। कितने वो गिरमिटिया थे, 5 साल के एग्रीमेंट पर आए थे, कई चले गए और कई रह गए। मतलब उस समय के भारतीय मूल के लोग नेतृत्वहीन थे, संस्थाहीन थे, न कोई दिशा देने वाला था, न कोई काम करने वाला था, न कोई संस्था थी जो इन लोगों को एक करती थी और एकता से वे लोग काम कर सकते थे, कुछ नहीं था। 1901 में गांधी जी आए तो परिवर्तन दिखने लगा, सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि उसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बैठाई थी। उससे पता चला था कि भारतीय लोगों के जो बच्चे हैं 6 साल 7 साल के, कोई 52,000 हैं, 50,000, और उसमें से सिर्फ 6,000 स्कूल जाते हैं। उसी पर गांधी ने जाते समय कहा कि अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, शिक्षित कीजिए, तभी सब कुछ बदलने लगा। 1901 के गए, 1907 में गांधी जी ने यहाँ पर मगनलाल मणिलाल डॉक्टर बैरिस्टर को भेजा, क्या करने के लिए? यहाँ के भारतीय मूल के लोगों को सहायता देने के लिए, सहयोग देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, उनके कोर्ट केसेस लड़ने के लिए। वे आए 1907 पर और 1909 में मणिलाल जी ने प्रेस खरीदा यहाँ के मुसलमान व्यापारियों के सहयोग से और हिंदुस्तानी पत्र शुरू किया कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लोगों तक अपनी विचारधारा पहुंचाने के लिए। वो गुजराती अंग्रेजी में निकला था, बाद में हिंदी और अंग्रेजी में निकलने लगा। हिंदी तभी पहली बार देवनागरी लिपि मॉरिशस में देखी गई थी और भारतीय पढ़ने लगे थे। और यहाँ से आरंभ होता है मॉरिशस का हिंदी साहित्य, जिसके लिए मॉरिशसीय हिंदी साहित्यकारों ने अपनी सृजनात्मकता से, लेखन से तथा जागरण की भावना से मॉरिशस में बसे भारतीय मजदूरों के प्रति अहिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कलम उठाई थी और साहित्य के माध्यम से इतिहास रचा। वही मॉरिशसीय हिंदी साहित्य का इतिहास जो किसी न किसी रूप से हम सब के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और जो अपने आने वाले कार्यक्रमों में हम देख पाए। सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी गान।